नमस्कार और स्वागत एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स बाय रोहित सर पर। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है ना। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, उन सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बोर्ड के एग्जाम में ये जो चैप्टर है आपका, ये 5 मार्क्स का होने वाला है। 5 नंबर का ये चैप्टर रहेगा आपका और इस चैप्टर में से प्रश्न बनेंगे 4। तो 4 प्रश्न इसमें से बनने वाले हैं जो 5 अंकों के रहेंगे। एक बहुविकल्पी 1 अंक का, एक रिक्त स्थान ब्लैंक्स 1 अंक की, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 अंक का और एक लघुतरात्मक प्रश्न 2 अंक का। ये तीनों प्रश्न तो आपके सेक्शन नंबर 1 में आएंगे और ये सवाल आपका रहेगा सेक्शन नंबर 2 का। ठीक है। तो इस तरह से कुल 4 प्रश्न इसमें बनने वाले हैं 5 अंकों के। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में रिवाइज करते हैं। अब इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करने के लिए हमें पहले से किन किन चीजों पर बात करनी है, पहले हम जरा उन बातों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले आपको कुछ सूत्र अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे बच्चों। वृत्त किसे कहा जाता है? समतल में स्थित किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर बना बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। और जो दूरी आपने समतल से ली है उसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, और वो जो बिंदुपथ बनता है उस बिंदुपथ को कहा जाता है वृत्त की परिधि। ठीक है ना। और वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम कहते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास आप सभी बच्चे जानते हैं, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, इसलिए व्यास का सूत्र बनेगा 2 × त्रिज्या। और त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो त्रिज्या का सूत्र बनेगा व्यास बटा 2, या व्यास में 2 का भाग लगाना है। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं। पहला 2πr और दूसरा 2 × r को हम व्यास कहते हैं। 2 × त्रिज्या मतलब व्यास होता है, तो पाई को d से मतलब व्यास से गुणा करने पर आपको इसकी परिधि मिल जाएगी। और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक ही सूत्र है बच्चों, πr²। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता ही रहती है। व्यास दिया हो तो पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है और फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो बात हो गई वृत्त की। फिर अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, आधा वृत्त। आधे वृत्त का परिमाप ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है πr + 2r। यहां से यहां तक की लंबाई तो आपकी πr रहेगी और इसमें फिर 2 बार r जुड़ेगी, तो इसका सूत्र बन जाएगा πr + 2r। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 × πr², पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। चतुर्थांश का मतलब होता है बच्चों किसी भी वृत्त का चौथा हिस्सा। अगर आपने ये वृत्त बनाया है तो इस वृत्त का जो चौथा हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं वृत्त का चतुर्थांश। और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र तो है 1/4 × πr²। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। और चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 × πr + 2r, ½ × πr + 2r। 2 बार इसमें त्रिज्याएं जुड़ेंगी और यहां से यहां तक की लंबाई आपकी रहेगी 1/2 πr। तो इस तरह से इसका परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बन जाएगा 1/2 πr + 2r। ठीक है, ये चतुर्थांशों की हुई। अब अगला भाग है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का प्रश्न आपका रिक्त स्थान में भी बन सकता है। वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं से वृत्त का जो क्षेत्र घिरता है, जो क्षेत्र बनता है उसे त्रिज्यखंड कहा जाता है। इस चित्र में आप देखिए, यहां वृत्त की 2 त्रिज्याएं खींची गई है तो वृत्त 2 भागों में बंट गया। जो छोटा भाग रहेगा उसे तो कहा जाता है लघु त्रिज्यखंड, और जो भाग बड़ा है उसे कहा जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। वृत्त की 2 त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र
वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। जिस भाग का क्षेत्रफल कम है उसे लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और जो भाग ज्यादा है, बड़ा है, उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ये एक वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये रहेगा आपका लघु त्रिज्यखंड और ये रहेगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। तो वृत्त की परिधि पर ये जो दो बिंदु हमने लिए हैं, इन दोनों के बीच की लंबाई को कहा जाता है चाप, जिसे कैपिटल L से प्रदर्शित किया जाता है। और इस चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। चूंकि चाप वृत्त की परिधि का एक हिस्सा है, इसलिए इसमें वृत्त की परिधि का सूत्र अप्लाई होता है। 2πr इंटू थीटा बटा 360, थीटा रहेगा वृत्त की दोनों त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये थीटा से रिप्रेजेंट होता है। तो सूत्र बन गया आपका 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है बच्चों। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इसके द्वारा घेरा गया ये भाग, πr स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। चूंकि त्रिज्यखंड वृत्त के क्षेत्रफल का एक भाग है, इसलिए इसमें वृत्त का क्षेत्रफल इस्तेमाल होता है और उसको थीटा बटा 360 से गुणा करना होता है। चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल L और A, इन दोनों में भी परस्पर एक रिलेशन है, जिसका सूत्र है A बराबर 1/2 इंटू L इंटू R। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों में परस्पर संबंध का सूत्र है। तो ये बात हो गई आपके त्रिज्यखंड की। फिर अगला भाग है वृत्तखंड। किसे कहा जाता है वृत्तखंड? वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। जब भी आप वृत्त की जीवा ड्रॉ करते हैं वृत्त के अंदर, तो वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। यहां देखिए, O केंद्र का एक वृत्त है, जैसे ही हमने जीवा बनाई तो वृत्त दो भागों में बढ़ गया, एक भाग ये रह गया और एक भाग ऊपर रह गया। इस प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहा जाएगा। जो भाग छोटा है उसे कहा जाता है लघु वृत्तखंड और जो भाग बड़ा है उसे कहा जाता है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है πr स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, ये लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है πr स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। r स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 इसमें से वापस घटाना है तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इसमें भी बातें वही हैं, r का मतलब रहेगा वृत्त की त्रिज्या और थीटा का मतलब जीवा द्वारा या त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। वृत्त की जीवा केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रही है वो थीटा से प्रदर्शित किया जाएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो, दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला भाग रहेगा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है, तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल, जिसे हम वलय कहते हैं, रिंग कहते हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, जहां r1 का मतलब तो रहेगा उस संकेंद्रीय वृत्तों की बाह्य त्रिज्या और r2 का मतलब रहेगा भीतरी त्रिज्या। r1 तो बाह्य त्रिज्या और r2 भीतरी त्रिज्या। और इस वलय की, रिंग की जो चौड़ाई होती है, उस चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए दोनों त्रिज्याओं का अंतर निकाला जाता है r1 माइनस r2। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मैंने आप लोगों को बता दिया, पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई सूत्रों की। और कुछ और चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक तो घड़ी की सुइयों द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। सबसे फास्ट चलती है सेकंड की सुई, और सेकंड की सुई 1 सेकंड में केंद्र पर 6 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है ना, क्योंकि घड़ी की सेकंड की सुई को एक पूरा राउंड करने में कितने सेकंड लगते हैं, 60 सेकंड। और वो केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 सेकंड का कोण ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 360 में 60 का भाग लगाएंगे, तो कोण आपका बनेगा 6 डिग्री।
ठीक इसी तरह से मिनट की सुई 1 मिनट में केंद्र पर 6 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक वही संभावना, क्योंकि मिनट की सुई 60 मिनट में केंद्र पर एक पूरा चक्कर लगा देती है, मतलब 360 डिग्री का कोण बना लेती है। तो 1 मिनट में उसके द्वारा बना कोण 360 बटा 60, और जब आप भाग लगाएंगे तो आपका कोण आएगा 6 डिग्री। ठीक है, ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न बनते हैं इसके। मिनट की सुई 1 मिनट में केंद्र पर 6 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तीसरी जो सबसे स्लो चलती है घंटे की सुई, वो 1 घंटे में आपका 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है ना, क्योंकि घंटे की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे में उसका कोण 360 डिग्री का बनता है, तो 1 घंटे में उसका कोण बनेगा 30 डिग्री। घड़ी की किन्हीं भी घड़ी की सुइयां, घड़ी में किन्हीं भी 2 अंकों के बीच का जो कोण होता है बच्चों, वो 30 डिग्री का होता है। ये बात भी आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, और कुछ इस टॉपिक में रह गया हो तो उस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ और पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 360 डिग्री होता है, अभी हमने इसके बारे में बात करी थी। वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है, सेंटर पर जो कोण बनता है, वो 360 डिग्री का बनता है। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। यदि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि की जगह परिमाप शब्द भी काम में लिया जा सकता है, तो यदि परिधि और क्षेत्रफल दोनों समान हो तो वृत्त की त्रिज्या सदैव 2 इकाई होती है। 2 इकाई के लिए ही परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो सकते हैं, अन्य सभी मानों के लिए अलग अलग रहेंगे। किसी वृत्ताकार पहिए या मैदान के एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिए या मैदान की परिधि के बराबर होती है। आपने इस मैदान का एक चक्कर निकाला है, तो एक चक्कर में जो दूरी रहेगी, ये दूरी किसके बराबर रहेगी? इस पहिए की या मैदान की परिधि के बराबर। वृत्त का चतुर्थांश भी वृत्त का एक लघु त्रिज्यखंड ही होता है। अभी हमने चतुर्थांशों के बारे में बात करी थी। वृत्त का चौथा हिस्सा, तो चतुर्थांश भी एक त्रिज्यखंड है, और इसका जो कोण बनता है, ये कोण कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण इसका बनता है। चाप, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड ये हमेशा कोणों पर निर्भर करते हैं। जैसा कोण वैसा उसका नाम। अगर थीटा मतलब त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री से कम है, लेस देन 180, तो सारी चीजें लघु रहेंगी। जो चाप बनेगा वो लघु चाप रहेगा, त्रिज्यखंड बनेगा वो लघु त्रिज्यखंड रहेगा, और वृत्तखंड बनेगा वो लघु वृत्तखंड रहेगा। ठीक है ना। और अगर थीटा 180 डिग्री है, आप देखिए अगर वृत्त की दोनों त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 180 डिग्री का बने, तो क्या ये दोनों क्षेत्र बराबर होंगे? बिल्कुल। अब चाहे भले आप चाप कहें, चाहे त्रिज्यखंड कहें, चाहे वृत्तखंड कहें, ये सभी बनेंगे अर्धवृत्त, सारे आधे आधे वृत्त बनते हैं। और यदि थीटा 180 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक होने का मतलब इस तरह की स्थिति, इस तरह का कोण आपको दे रखा हो 180 डिग्री से बड़ा, तो जो चाप बनेगा वो दीर्घ चाप रहेगा, जो त्रिज्यखंड बनेगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड बनेगा, और जो वृत्तखंड बनेगा वो भी दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। सारी चीजें दीर्घ बनती हैं। वृत्तखंड के क्षेत्रफल में हमें साइन थीटा के मानों की आवश्यकता पड़ेगी। आपने 8th चैप्टर मेरा देखा होगा। 8th चैप्टर में मैंने एक सारणी का वीडियो बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं साइन थीटा के मान कैसे प्राप्त किए जाते हैं। इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो टेबल में से आपको लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें इस टॉपिक में इस्तेमाल करनी है। तो पहले आप इन सभी सूत्रों को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, और उसके बाद में इसके प्रश्नों पर जाएं। चलिए, तो अब हम तो इन सभी बातों का ध्यान आपको इस टॉपिक के प्रश्न करते समय ध्यान रखना है। और एक और बात, जब भी घड़ी के प्रश्न हमें मिलें, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा जो भी रचित क्षेत्रफल हमसे पूछा जाता है, तो एक बात ध्यान रखें, घड़ी की सुइयां जब घड़ी में गति करती हैं तो हमेशा त्रिज्यखंड बनाती है। वो जब भी गति करेंगी तो त्रिज्यखंड का चित्र बनाएंगी। सुई की लंबाई को तो आपको लेना है त्रिज्या, और सुई जितने मिनट जितने सेकंड गति करती है उसका आपको निकालना है कोण, जो थीटा से प्रदर्शित किया जाएगा। और वही आर और थीटा के मान जब आप सूत्र में रखेंगे तो आपको उस सुई से बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है ना। कुछ प्रश्न आएंगे डायरेक्ट जिसमें आपको स्पष्ट लिखा मिलेगा त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और कुछ प्रश्न व्यवहारिक रहेंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनसे बनने वाली आकृति किस तरह की रहेगी, त्रिज्यखंड बनेगा या वृत्तखंड बनेगा, तो आपको वही संबंधित सूत्र उसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों। तो पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर के सारे सूत्र और परिभाषाएं और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में चर्चा की। तो अब हम इसके प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए इसका सबसे पहला सेक्शन लेते हैं। इसमें से एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव का बनेगा और उस ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हमें सरल करना है। काफी बातें ऐसी रहेंगी जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ ली हैं, आपको सिर्फ उनको देखकर उनके जवाब देने हैं। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान क्या होता है? अभी हमने पीछे बात की है, वृत्त का चतुर्थांश होता है वह भी एक त्रिज्यखंड होता है और उसका कोण होता है 90 डिग्री। तो वृत्त के चतुर्थांश का कोण कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है। वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है? यह आप लोगों के लिए नई बात है। वृत्त पर जब कोई चाप हम लेते हैं, इसे हम चाप कहते हैं, और ये बनी आपकी वृत्त की त्रिज्याएं, और ये है केंद्र पर अंतरित कोण। तो आर, थीटा और चाप, त्रिज्या, कोण और चाप, इन तीनों में रिलेशन का एक सूत्र है बच्चों, कोण बराबर चाप इंटू त्रिज्या। केंद्रीय कोण ज्ञात करने का सूत्र है चाप इंटू त्रिज्या। चाप को जब त्रिज्या से गुणा किया जाएगा तो आपको कोण प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा कोण बराबर चाप इंटू त्रिज्या। ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। पढ़िए इस प्रश्न को और बताइए इसका क्या उत्तर रहेगा। आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, और हम सभी जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इस फॉर्म में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। चौथा प्रश्न देखिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है, और उसका सूत्र आपको बताना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। इस प्रश्न में आर त्रिज्या आपको क्या मिली है? कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे। थीटा कोण कितने डिग्री मिला है? P अपॉन 360। अब आप देखिए ये ऑप्शन में है या नहीं है। P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ नहीं है, यहाँ तो 180 आ रहा है। 360 आ तो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? 2 पाई आर। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें अपॉन में 360 आ रहा है। तो आप इस ऑप्शन को चेक कीजिए। यहाँ इसकी दोनों संख्याएं 2 से कटने के बाद 2 एकम 2 और 2 से कटेगा 360 बार। तो आपका सूत्र बन रहा है P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है। सीधे उस रूप में नहीं दे रखा है सूत्र, अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करवाया गया है। तो आपको पहले 2 से कट करना है, तब आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या चीजें दे रखी हैं बच्चों? त्रिज्या आर से प्रदर्शित होती है 5 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई कैपिटल एल से प्रदर्शित होती है
9 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा गया है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के दो सूत्र मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। जब थीटा दे रखा है तब तो सूत्र रहेगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, और जब चाप की लंबाई एल दे रखी हो तो ए का सूत्र बनता है हाफ इंटू एल इंटू आर। हाफ इंटू एल मतलब चाप की लंबाई 9 और आर मतलब त्रिज्या। 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, और 45 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहेगा। और ये कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें आपको सूत्र 1/2 इंटू एल इंटू आर का लगाना है, क्योंकि आपको चाप और त्रिज्याएं दे रखी है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या क्या मिला है इसमें? त्रिज्या मिली है 21 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण मिला है जो थीटा से प्रदर्शित होता है 60 डिग्री, और हमसे पूछी गई है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किससे प्रदर्शित होती है बच्चों? एल से। और L का मान ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। मान रख लीजिए, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर 21, थीटा 60/360। 1 0 से 1 0 कट हो गया, 6 से 1 बार, 6 से 6 बार, 7 से 1 बार, 7 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, 2 से 2 कट हो गया। अब सिर्फ कौन बचा? 22। तो उसके चाप की लंबाई कितने सेंटीमीटर बनेगी? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर के लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, बहुत सामान्य से प्रश्न आते हैं सीधे सूत्रों पर आधारित या सीधे परिभाषाओं पर आधारित। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि। अब इससे आसान सवाल क्या चाहेंगे आप? वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या किससे रिप्रेजेंट होती है? आर से। और क्या ज्ञात करनी है? परिधि। परिधि का क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर 3.5। काटिए इसको। पहले पॉइंट हटाना चाहें तो पॉइंट भी हटा सकते हैं। बटा में 10 लगेगा। 7 से 1 बार, 7 से 5 बार, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 कट गया। सिर्फ कितने सेंटीमीटर रह गया? 22। तो इस वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर रहेगी, और 22 सेंटीमीटर हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, बताइए इसका उत्तर। क्या हमने इसके बारे में कोई बात की है पहले? एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या, अभी मैंने पीछे इंट्रोडक्शन में इसके बिंदुओं में बता दिया है। वृत्त सिर्फ एक ऐसा मान है जिसके लिए वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं, वो होता है 2 इकाई। वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसने कहा है परिधि और क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर, और क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बराबर होने चाहिए। पाई दोनों में आ रहा है, पाई को पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, मतलब पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ रह गया आपका 2 इंटू आर, और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। यही मतलब हुआ इसका। अब आप पक्षांतर के बारे में सोचिए, अगर आर को पक्षांतर करेंगे तो आर भी एक कट हो जाएगा। तो कौन कौन बच गए? आर बराबर 2। ठीक है ना। यदि वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप, या जिसे हम परिधि भी कहते हैं, वो हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। एक वृत्त की परिधि एवं वर्ग का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का क्या सूत्र है? 2 पाई आर। और वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4 इंटू भुजा।
ये दोनों आपको बराबर दे रखे हैं और आपको इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों क्षेत्रफलों का अनुपात तब मिलेगा जब हम इस वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात प्राप्त कर लें। और इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए इनको एक तरफ रखना है, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ लाना है। तो r आप इधर ही रखिए, भुजा जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो r बटा भुजा बराबर पहले से कौन है इधर 4, इधर से 2 पाई को पक्षांतर करना है तो 2 पाई भाग में आ जाएगा। तो r बटा भुजा बराबर 2 से 1 हो गया 2 बार, ऊपर रहा 2, पाई का मान जब आप रखेंगे तो 22 बटा 7, भिन्न उल्टी करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से 1 हो गया 1 बार, 2 से 1 हो गया 11 बार। तो r बटा भुजा मतलब r और भुजा का अनुपात कितना मिल गया आपको 7:11। ये वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात आया है और हमसे क्या पूछा गया, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब आप जरा बताइए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर। हमें इन दोनों का अनुपात प्राप्त करना है। तो पाई r स्क्वायर बटा भुजा स्क्वायर, पाई को अलग ले लीजिए, r और भुजा दोनों पर स्क्वायर आ रहा तो हम इसे लिख सकते हैं r बटा भुजा का होल स्क्वायर और r बटा भुजा का मान हमने 7/11 निकाल रखा है। आप मान रखिए पाई का मान 22/7, r और भुजा त्रिज्या और भुजा का अनुपात 7/11 है, स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिखना है और अब इसे सरल कर लीजिए। 7 से 7 कट 11 से 1 बार, 11 से 2 बार, 7 दूनी 14/11 जिसे हम अनुपात रूप में लिखेंगे 14:11 और ये हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, नाम पहले वृत्त का है और बाद में वर्ग का है तो इस बात का ध्यान रखें। आपको पहले r और भुजा का अनुपात निकालना है और फिर इनके क्षेत्रफल के सूत्र में ये मान जब रखेंगे तो हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी प्राप्त हो जाएगा। ओके, देख लीजिए आप इस प्रश्न को आराम से। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है 2 पाई r अनुपात व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या का दुगुना 2 इंटू त्रिज्या। ये अनुपात आपको प्राप्त करना है। कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, सिर्फ क्या रह गया पाई अनुपात 1। पाई का मान क्या होता है 22/7 अनुपात 1 और इन अनुपातों को सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 22:7। तो वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात क्या होता है 22:7। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अनुपात सरल करने आते हैं आपको भिन्नों में। कैसे आए ये 22:7, हरों के लस से गुणा करना होता है, 1 और 7 का लस 7 होता है तो 7 से जब आप गुणा करेंगे तो इसका अनुपात बनेगा 22:7। चलें, तो ये तो सारे हो गए आपके ऑप्शनल क्वेश्चन और अब बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों पर। एक खाली जगह का प्रश्न आएगा इस टॉपिक में से और खाली जगह का जो प्रश्न आएगा वो इसके या तो सूत्रों में से या इसकी परिभाषा और जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आप लोगों को अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाए थे उन्हीं में से बनेगा। ओके, चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान बताइए कितना होता है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तीनों सुइयों के बारे में बात करी थी हमने 6 डिग्री। सेकंड की सुई 6 डिग्री, मिनट की सुई भी 6 डिग्री और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा, वह एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ हो, 2 त्रिज्याओं और चाप से। बताइए इस तरह के भाग को क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड। ठीक है, जो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र है उसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। चलिए तीसरे का जवाब क्या रहेगा। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा हो। जीवा और चाप से, ये जीवा और ये चाप, इससे घिरा हुआ ये जो वृत्त का भाग होता है
इस भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड, ठीक है ना। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। चौथा, त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप। ये जो त्रिज्यखंड का चाप होता है इसको हम क्या कहते हैं? चाप की लंबाई, जो कैपिटल L से प्रदर्शित की जाती है। तो क्या कहा जाता है उस चाप की लंबाई? ठीक है, संगत चाप की माप को उस चाप की लंबाई कहा जाता है। ये सूत्रों पर आधारित दो खाली जगह। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। और थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, सूत्रों पर आधारित प्रश्न भी बनेंगे इसमें से, तो ये सूत्र आप जरूर याद कर लें। और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ये उसमें और ऐड हो जाएगा। अगला भाग देखिए। सारी चीजें आपको वही मिलने वाली हैं जो हमने अभी डिस्कस कर रखी हैं। वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। बताइए क्या कहते हैं प्रत्येक भाग को? वृत्तखंड। इससे बने प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। ठीक है ना। आर त्रिज्या वाले वृत्त का लघु त्रिज्यखंड द्वारा अंतरित कोण 110 डिग्री है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड द्वारा अंतरित कोण कितने डिग्री रहेगा? इसके बारे में हमने बात नहीं की थी, चलो यहाँ इस प्रश्न में आ गया तो बात कर ही लेते हैं। आप सभी को पता है बच्चों के वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। 110 डिग्री का लघु वृत्तखंड का कोण है, मतलब ये कोण 110 डिग्री का है। आपसे दीर्घ वृत्तखंड का कोण पूछा गया है, तो केंद्रीय कोण ये जो कोण होता है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो आप दीर्घ वृत्तखंड का कोण कैसे ज्ञात करेंगे? 360 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस कर लेंगे और घटाने पर क्या मिलेगा आपको? 250 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण आपका कितना बनने वाला है? 250 डिग्री। ओके, चलिए तो ये हो गए हमारे सेक्शन एक। इसका पहला और दूसरा सेक्शन हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव और खाली जगह, जो एक एक नंबर के 2 प्रश्न इसमें से बनने वाले हैं। ठीक है, अगले पार्ट में हम इसके अगले सेक्शन पर लघुत्रात्मक प्रश्न जो बनेगा 1 नंबर का 1 प्रश्न, उस पर हम चर्चा करेंगे।